अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दिस इज योर डेटर्स मैनेजमेंट। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली चॉइस उनकी होती है डेटर्स मैनेजमेंट या वहां पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद वो कैश मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि दो क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है डेटर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपके पास आएगा, और वही आपके पास 6 to 8 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टेक्निकली यहाँ दो ही क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन है जो आपको कवर करने हैं। एक है क्रेडिट पॉलिसी का क्वेश्चन कि आपको कौन सी क्रेडिट पॉलिसी वहां पर फॉलो करनी है। 30 डेज का क्रेडिट देना है, 60 डेज का देना है, 90 डेज का देना है, 120 डेज का देना है। तो वो एक हमें डिसीजन लेना है। और सेकंड आपके पास यहाँ पर फैक्टरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन है जो यहां से आपके पूछे जा सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास कैश मैनेजमेंट में था, और आपके पास तीन टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगा लो इन योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो वी हैव ओनली 6 to 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूरे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, अगर आप उसको सेपरेट करके अगर वहां पर पूरी प्रैक्टिस कर लोगे तो यहां पर गलती नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर वर्किंग कैपिटल अच्छे से हुआ तो फिर देखना सर पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे सर एफएम में। ठीक है, याद रखना सर। तो देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट इज योर डेटर्स मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, what is the main objective of debtors management? टू डिटरमाइन द बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। हमें बेस्ट वहां पर कितना क्रेडिट उनको देना है, 30 डेज का देना है, 50 डेज का देना है, 100 डेज का देना है, 120 डेज का देना है। तो वही मुझे यहां पर डिसाइड करना है, वही आपका यहां पर डिसीजन मेकिंग है। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट, यू हैव टू डिटरमाइन द बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। To determine the best credit policy, to find out optimum level of debtors. तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, कितने डेटर्स आप मेंटेन करने चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दीज एसेट्स। तो आप अच्छा क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हैं, अच्छा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, तो उसका क्या आपको बेनिफिट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप अच्छा क्रेडिट बेनिफिट दे रहे हैं, क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली आपकी सेल्स क्या होती है, बूस्ट होती है। बट उसका नुकसान भी है कि आपके बेड डेप्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। साथ में आपका ब्लॉकेज ऑफ फंड्स बढ़ता है, वहां पर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बढ़ती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड दीज आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द क्रेडिट पॉलिसी। तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है सर, तो वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्लैरिटी से देखने को मिलेगा सर। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेटर्स, वी हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेटर्स। तो दो तरह से आप मेंटेन करते हैं, या तो आप हाई डेटर्स मेंटेन करते हैं या लो डेटर्स। या तो आप हाई डेटर्स मेंटेन करते हैं या लो डेटर्स। हाई डेटर्स का क्या मतलब है, हाई रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। बहुत सारे डेटर्स हैं तो मतलब हाई रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, आपको ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या लगेगी, ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। तो ज़्यादा ब्लॉकेज ऑफ फंड है, हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट बेनिफिट क्या है, आपकी सेल्स बढ़ेगी सर, इंक्रीज इन सेल्स। तो वही हमें एनालाइज करना होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेटर्स वी शुड बी मेंटेन इन अवर बैलेंस शीट। तो देखिए फर्स्ट, high risk of bad debts, high cost of administration,
हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, बट बेनिफिट क्या है? इंक्रीज इन सेल्स और द मार्केट शेयर, यही होता है सर। तो अगर आप लो डेटर्स मेंटेन कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर, लो रिस्क ऑफ बैड डेट्स। लो रिस्क ऑफ बैड डेट्स, लो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, but your sales will fall, decrease in sales. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि हमें इस तरह से क्रेडिट पॉलिसी सेट करनी होती है कि मुझे वहां पर ज़्यादा लॉस भी ना हो, और मुझे वहां पर देख लीजिए बहुत ज़्यादा, वहां पर अगर हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे तो बैड डेट्स बढ़ जाएंगे, कॉस्ट अलग तरह से कॉस्ट आपको इन्वॉल्व होगी सर। ठीक है, तो मुझे उसमें क्या रखना होता है? बैलेंस मेंटेन करना होता है। वी नीड द ऑप्टिमाइजेशन, सो हमें उसको ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। मान लो आपकी क्रेडिट सेल्स है 1 लाख पर डे, एक दिन की क्रेडिट सेल है 1 लाख, अमाउंट ऑफ डेटर्स है 50 lakhs। तो ये तो आपको पता ही है ना, डेटर्स कहाँ शो करते हैं? दिस इज इन योर बैलेंस शीट, एंड दिस इज योर ब्लॉकेज ऑफ फंड। भूलना मत, डेटर्स इज बेसिकली योर ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। तो व्हाट इज योर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, पढ़ा था हमने। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स का लेना देना किससे? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो ये सब रेशियोज की यहां जरूरत पड़ेगी सर। तो क्रेडिट सेल आपके पास कितना हो गया? 1 लाख इंटू 360, ये वो तो एक दिन की है ना, 360 lakhs, और 50 लाख के आपके डेटर्स हैं सर। व्हाट इज योर डेटर्स टर्नओवर रेशियो? 7.2 टाइम्स। एंड व्हाट इज योर डीसीपी? कलेक्शन पीरियड क्या होगा? 360 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, याद है ना? तो 7.2 टाइम्स में देख लीजिए आपका कलेक्शन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, देख लीजिए। तो व्हाट इज योर कलेक्शन पीरियड कितना लगेगा सर? तो 360 डिवाइड बाय 7.2 एंड दिस इज योर 50 डेज। तो ये तो मुझे यहां से डायरेक्ट भी पता चल रहा था सर। मेरी 1 लाख पर डे की क्रेडिट सेल है, डेटर्स का अमाउंट है 50 lakhs, तो मतलब 50 दिन की क्रेडिट सेल फंसा हुआ है। तो देख लीजिए मेरा कलेक्शन पीरियड कितना है? 50 डेज। और एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स आपको आता ही है निकालना। एवरेज डेटर्स क्या होगा? पर डे की क्रेडिट सेल, पर डे की क्रेडिट सेल इनटू कलेक्शन पीरियड, डीसीपी। याद आ रहा है? तो कैसे भी घुमा लो सर चीज़ों को, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, कभी डीसीपी की, कभी एवरेज डेटर्स की, कभी टर्नओवर रेशियो की। तो ये तीनों रेशियो यहाँ पर आपसे पूछेंगे, और ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब हर जगह आपका डिस्कशन हो चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। फैक्टरिंग में भी ये सारी रेशियोज की आपको जरूरत पड़ेगी सर। परफेक्ट। अब यहां पर एक एडजस्टमेंट बना के लिखो, नोट बना के लिखो सर। दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जब भी हम क्रेडिट पॉलिसी का इवैल्यूएशन करेंगे, दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी, वी शुड कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। तो जो भी आपका ब्लॉकेज ऑफ फंड्स है, डेटर्स हैं, उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी वो देखना है सर।
एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ opportunity cost on blocked funds और द अमाउंट ऑफ डेटर्स, जो भी आपके डेटर्स हैं उस पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको यहां पर और क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉस ऑन डेटर्स। तो जितना पैसा ब्लॉक होगा उस पर मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस होगा ही होगा सर। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, ध्यान से प्लीज फोकस करना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो दिस इज नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ सेल वैल्यू पे सर। सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी क्या रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस इज ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये सब अगर नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी है, दिस इज ऑन टोटल क्रेडिट सेल्स, एंड दिस इंक्लूड्स, दिस इज अवर थर्ड प्रेफरेंस, टोटल क्रेडिट सेल्स, एंड दिस इंक्लूड्स प्रॉफिट मार्जिन। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रैक्टिकल पॉइंट है ना, वो कह रहे हैं कि जो आपका प्रॉफिट है उस पर थोड़े अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी किस पे निकालेंगे, जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। अगर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी है। अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है तो वेरिएबल कॉस्ट की निकालेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो तब हम सेल्स पे निकालेंगे, दिस इज ऑन क्रेडिट सेल्स विच इंक्लूड्स द प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, बट फिर भी एक एग्जांपल से हम इस पॉइंट को भी क्लोज कर लेंगे सर, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आने वाला है। टोटल सेल्स इज 50 lakhs, कैश सेल्स इज 20%, वेरिएबल कॉस्ट is 85%, fixed cost is 3 lakhs, rate of return is 10% per annum, debtors collection period is 90 days। तो 90 दिन के डेटर्स ब्लॉक हैं सर। कैलकुलेट फर्स्ट, व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ डेटर्स। तो 90 दिन की सेल्स आपकी ब्लॉक है सर, अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। डेटर्स ऑन इंटरेस्ट लॉस। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया इसलिए कि वो क्लैरिटी आपके पास आ जाए सर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ डेटर्स, एंड दिस इज वेरी सिंपल। तो पर डे की क्रेडिट सेल निकाल लेंगे सर, पर डे की क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 360, और कितना कलेक्शन पीरियड है आपका, 90 डेज। तो 90 दिन की जो क्रेडिट सेल्स है, दिस इज योर डेटर्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है, 50 lakhs, तो टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स आपके पास 80%, पर डे की क्रेडिट सेल्स आ जाएगी डिवाइड बाय 360, और 90 दिन का आपके पास क्या है, कलेक्शन पीरियड है सर। तो व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ डेटर्स, तो दिस इज योर 10 lakhs। .
एंड दिस इज योर ब्लॉकेज ऑफ फंड. 10 लाख आपका ब्लॉक है सर. तो नाउ वी विल कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस. और अब हमेशा याद रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ये हमेशा याद रखना सर, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? फिक्स कॉस्ट इज योर 3 lakhs और वेरिएबल कॉस्ट इज 85%. तो वेरिएबल कॉस्ट इज 85%. तो निकाल देंगे सर. तो हमारे अमाउंट क्रेडिट सेल्स कर देंगे कैलकुलेशन. इनिशियली पूरा कैलकुलेट कर देंगे. टोटल सेल्स 3 lakhs, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 85% है ना, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपके पास? दिस इज योर 85%. तो कितना हो गया? 50 इंटू 85% इज 42,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट. तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सर? ट्वेंटी 20% कैश सेल थी, तो क्रेडिट सेल कितनी है सर? 80%. तो व्हाट इज योर कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स? 36 lakh 40,000. तो व्हाट इज योर, देख लीजिए, ये मेरी कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है. तो मैं कैश कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटर्स निकाल दूंगा. एट कॉस्ट, कॉस्ट पे डेटर्स की अमाउंट निकाल लूंगा. तो पर डे का आपका कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स 36,40,000 डिवाइड बाय पर डे की 360 और 90 दिन का आपका कलेक्शन पीरियड है. तो कितनी आ गई आपके पास? दिस इज योर 9,10,000 सर. तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ डेटर्स आ गए. टेक्निकली दिस इज एट कॉस्ट, अमाउंट ऑफ डेटर्स एट कॉस्ट. तो इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है? 10% है. देख लीजिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 91,000. फर्स्ट प्रेफरेंस इसी की होगी सर. सेकंड प्रेफरेंस, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली. इसका 80%. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स 34 lakhs. निकाल देंगे अमाउंट ऑफ डेटर्स एट वेरिएबल कॉस्ट. कितना हो गया? 8,50,000. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 85,000. समझ आया ना सर कैसे कैलकुलेट होगा? पूरा पूरा कैसे कैलकुलेशन होगा वो आपको समझना है सर.
एंड द लास्ट वन, दिस इज ऑल्टरनेटिव 3 एंड दिस इज द थर्ड प्रेफरेंस, जो सबसे लास्ट में है सर। दिस इज कितना था आपका अमाउंट ऑफ डेटर्स, कितना था अमाउंट ऑफ डेटर्स आपके पास कितना था, प्लीज फोकस करें, 10 lakhs। अमाउंट ऑफ डेटर्स आपके पास कितना था, 10 lakhs, और उसका 10%, दिस इज 1 lakh। चेक कर लीजिए, इट इंक्लूड्स द प्रॉफिट मार्जिन। ये इसके अंदर क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है सर। इसके अंदर क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्लूड है सर। चेक करिए सर, ये पूरा एग्जांपल मैंने आपको करा दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। तो 99% केस में फर्स्ट प्रेफरेंस ही चलेगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और नोट बना के लिखो सर, जो यहां पर बहुत काम का है सर। समझ आया ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है सर, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है पूरी, देख लीजिए। तो क्रेडिट टर्म is 2/10 net 30। What is its meaning सर? इसका मीनिंग क्या है सर? सबसे पहले अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 30 डेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, और ये आपको कॉमनली डेटर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन में मिलेगी सर, ठीक है। यू विल फाउंड इन योर डेटर्स मैनेजमेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज 2/10 नेट 30। तो कैश डिस्काउंट equal to 2% up to 10 days, 10 days, otherwise credit period is 30 days। तो एक एग्जांपल यहां पर भी लिख लो सर, किस तरह से वो आपसे पूछने वाले हैं। 25% ऑफ credit customer avail the offer, avail the cash discount। तो 25% लोगों ने कैश डिस्काउंट अवेल किया। कैलकुलेट डीसीपी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालना है सर। कैलकुलेट द डीसीपी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो ध्यान से देखना, 25% लोगों ने 10 दिन में पैसे दिए और 75% लोगों ने 30 डेज में पैसे दिए। तो व्हाट इज योर डेटर्स कलेक्शन पीरियड कर देंगे सर। तो 30 इंटू 0.75, दिस इज 22.5 प्लस 2.5 एंड दिस इज योर 25 डेज। तो योर डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 25 डेज। अब याद रखना, कई बार क्वेश्चन में देख के और खुद भी बता देंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 28 डेज, तो आपको 25 लेना है, 28। अगर क्वेश्चन में दे दिया तो वो फॉलो करना है, और अगर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू द डेटर्स मैनेजमेंट। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब यहां पर आपके पास वी हैव 2 मेथड्स फॉर अवर इवैल्यूएशन, 2 methods of evaluating the credit policies। So we have 2 methods for evaluation of the credit policy. The first one is total approach, and the second one is your incremental approach। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें एक ही सेम क्वेश्चन में टोटल अप्रोच भी दिखा दूंगा आपको, इंक्रीमेंटल भी, और फिर आप कोई भी कर सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आपके पास आता है कि मेक ए इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी से हम 30 दिन वाली दें, 60 डेज वाली दें, 90 डेज वाली दें, 120 डेज वाली दें। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एंड वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द टोटल अप्रोच और द इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इनके कुछ फॉर्मेट हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ लिखा हुआ है सर। ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ा है एवरीथिंग इज रिटन इन द नोट्स, एवरीथिंग इज रिटन। Now we have 2 methods of evaluating the credit policy. The first one is total approach and the incremental approach.
तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट बेस्ड ऑन द टोटल अप्रोच। तो फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन में ही हमें कवर करना है। तो मेरे पास प्रेजेंट पॉलिसी है, मेरे पास प्रपोज पॉलिसी 1, प्रपोज पॉलिसी 2, प्रपोज पॉलिसी 3, इस तरह से आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज होंगी। तो टोटल अप्रोच में हम वहां पर सिंपल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, क्रेडिट सेल्स, टोटल कॉस्ट अदर देन बैड डेब्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर बैड डेब्ट्स लेंगे, कैश डिस्काउंट लेंगे एंड एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो दिस इज द टोटल अप्रोच, जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स हैं उसी से निकालना है पूरा। ठीक है, तो बिकॉज वी आर इवेल्युएटिंग द क्रेडिट पॉलिसी ओनली, तो मुझे पूरा टोटल कैश पॉलिसी तो थोड़े को इवेल्युएट करना है, मुझे तो क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करना है। तो मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बैड डेब्ट्स, कैश डिस्काउंट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टैक्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने सीखा है अभी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स लॉक्ड अप इन कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ फंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स, और उस पर क्या निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड यू विल गेट द नेट बेनिफिट। तो ये मेरे पास देख लीजिए प्रॉफिट आ गया, उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे तो यू विल गेट द नेट बेनिफिट, और जिसमें सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट होगा उसको ऑप्ट कर लेंगे। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बताइए। तो द पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इन द नेट बेनिफिट अंडर दिस आर हायर एज कंपेयर टू अदर। तो बता देंगे, नाम लिख देंगे, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 4, पॉलिसी 5, जो भी आपके पास है क्वेश्चन में। अगर आपके पास इंक्रीमेंटल बेसिस पे आ रहा है सर, प्लीज फोकस करें, इफ वी हैव इंक्रीमेंटल अप्रोच, तो हम वहां पर क्या करेंगे, देख लीजिए, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ले लेंगे। तो प्रेजेंट पॉलिसी इज द बेस, और पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3 आपके पास है, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस क्रेडिट सेल्स, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल्स लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स लॉसेस, इंक्रीमेंटल कैश डिस्काउंट। अब सब चीज क्या ले लेंगे, इंक्रीमेंटल, कुछ नया नहीं है सर। लेस टैक्स, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। तो वही हम कैलकुलेट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पीरियड, इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स निकाल देंगे, इंक्रीमेंटल डेटर्स निकाल देंगे, और उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी, एंड अगेन यहां से देख लीजिए आपके पास क्या आ जाएगा, डिसीजन। तो पहली बात एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही आपके पास जो आपके पास ऑप्शंस हैं, अप्रोच हैं, आंसर तो डिसीजन तो उनसे क्या आएगा, सेम ही आएगा। आंसर का मतलब डिसीजन सर। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो दिस इज योर बैलेंस जो बचेगी, फिक्स कॉस्ट, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन क्रेडिट पॉलिसी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकाल देंगे। तो ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। तो दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप टोटल अप्रोच फॉलो करो या इंक्रीमेंटल फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वहां पर लिख दिया है कि आपको इंक्रीमेंटल फॉलो करनी है तो यू शुड फॉलो द इंक्रीमेंटल अप्रोच ओनली। ठीक है, फिर टोटल अप्रोच से आंसर पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लोग पूछते हैं ये चीज मेरे से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सर। चलिए सर आगे क्वेश्चन करते हैं, तभी हमें पता चलेगा सर, तभी हमें वहां पर कंफर्मेशन होंगी सर। ठीक है सर, यहां तक देख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क सर। तो देखिए सर, वी हैव क्वेश्चन नंबर 52 सर, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, और यहां पर मैं आपको दोनों अप्रोच से करके दिखाऊंगा सर। पहले टोटल अप्रोच से, एंड देन वी विल मूव टू द इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो आपको दोनों का ही पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा सर। तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 52 सर, ठीक है, यहां तक अगर किसी के छोटे से भी डाउट हैं तो बताइए सर। इफ यू हैव एनी स्मॉल डाउट्स तो बोलिए सर।
टोटल अप्रोच, ठीक है, दोनों से करेंगे। A trader whose current sales are in the region of 6 lakhs per annum and average collection period is of 30 days. तो अभी उसकी सेल्स कितनी है, 6 lakhs है और उसका कलेक्शन पीरियड इज 30 days. Wants to pursue a more liberal policy, तो वो लिबरल पॉलिसी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं टू improve the sales. A study made by the management consultant reveals the following. क्रेडिट पॉलिसी A, B, C, D. तो पहली बात याद रखना, करंट पॉलिसी तो है ही ना ऑलरेडी हमारी, और वहां पर सेल्स कितना है, 6 lakhs और क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 30 days. अब वो कह रहा है अगर मैं क्रेडिट पॉलिसी ये फॉलो करूं तो इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड बाय 10 days, तो अब कितना हो जाएगा 40, तो उससे सेल्स कितनी इंक्रीज होगी 30,000, तो सेल्स कितनी हो जाएगी 6,30,000 और प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेशन इज 1.5%, तो वहां पर आपका कितना डिफॉल्ट होगा देख लीजिए, दिस इज ऑफ 1.5%. सेम आपके पास क्रेडिट पॉलिसी बी 20 days से बढ़ाएंगे तो सेल्स विल इंक्रीज बाय 48,000 एंड द बैड डेब्ट्स विल इंक्रीज टू, देख लीजिए वहां पर 1.5 से 2% पहुंच जाएगा. फिर 30 days 75 3%, 45 days the selling price is 3, average cost per unit is 2.25, variable cost is 2, the current bad debt is 1%. तो अभी करंट पॉलिसी में आपके पास बैड डेब्ट कितने हैं 1%. Required return on additional investment is 20%. So this is your opportunity cost. 360 days in a year. Analyze which of the above policies will be recommended for adoption. So in this question we should follow the both approach, जिससे आपको दोनों अप्रोच का पूरा आइडिया लग जाए, ठीक है. फिर जैसा क्वेश्चन होगा हम वैसा कैलकुलेशन करेंगे. तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 52 एंड द फर्स्ट वन इज योर टोटल अप्रोच. लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग evaluating of debtors policies. Evaluation of debtors policies. ठीक है, तो बना देंगे सर. करंट पॉलिसी 5 बनानी पड़ेंगी, 4 नई पॉलिसी हैं और एक करंट है सर. 2, 3, 4 and 5. We have particulars, present policy, A, B, C, D. This is 30 days, 40 days, 50 days, 60 days and 75 days. चेक कर लीजिए सर. 40 देख लीजिए, 30 से 50, देन 30 से 60 एंड 30 से 75 डेज. ठीक है, चेक कर लीजिए सर. ड्रॉ कर देंगे लाइन. चेक करिए सर. तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है. दिस इज टोटल अप्रोच. टोटल अप्रोच है तो पहले सबसे पहले क्रेडिट सेल्स निकाल देंगे. तो अभी प्रेजेंट में सेल्स कितनी थी 6 lakhs और इट विल इंक्रीज बाय 30, 48, 75 एंड 90. तो लिख देंगे सेल्स कितनी है 6 lakhs, 6,30,000, then 6,48,000, then 6,75,000 and the last one is 6,90,000. Total cost other than bad debts. ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
सेलिंग प्राइस 3 है, एवरेज कॉस्ट इज 2.25, वेरिएबल कॉस्ट इज 2, वेरिएबल कॉस्ट इज 2, तो कर देंगे सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आपके पास देख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, तो निकाल देंगे सर वहां पर आपके पास, बोलो सर जल्दी से। और फिक्स कॉस्ट, दो चीज़ें हमें निकालनी है सर, तो बताइए सर वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी है, 2 पर यूनिट है सर, एंड सेलिंग प्राइस इज 3, सेलिंग प्राइस इज 3, तो 6 लाख डिवाइड बाई 3, 2 लैक्स इज द, 2 लैक्स क्या है आपके पास देख लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स और इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 लैक्स, ठीक है, तो दिस इज 6 लाख डिवाइड बाई 3 इंटू 2, इसमें लिख देता हूँ सर जिससे आपको याद रहे, अब कर दो सर, 6,30,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 4,20,000, 6,48,000 divided by 3 into 2, 4,32,000 is the variable cost. Then 6,75,000 divided by 3 into 2, 4,50,000, and 6,90,000 divided by 3 into 2, 4,60,000. अब याद रखना फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, वो थोड़े बढ़ जाएगी सर, वो आप ध्यान रखना सर, फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं है सर, फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं है सर, तो वो कितनी होगी 6 लैक्स डिवाइड बाई 3 इंटू 0.25, तो 6 लाख डिवाइड बाई 3 इंटू 0.25 एंड दिस इज 50,000, अब हर बार वो कितनी रहेगी 50,000 ही रहेगी, बस वो ध्यान रखना है सर आपको, खत्म, चेक कर लीजिए, तो सेल्स इज 1, कॉस्ट अदर देन बैड डेब्ट्स इज 2, तो 2 का टोटल कितना आ गया सर, 2 का टोटल आपके पास कितना है 4,50,000, देन 4,70,000, उसका पर्पज है क्यों, जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे ना तो इसी की निकालेंगे, याद रखना, इसलिए बैड डेब्ट्स को अलग किया है, याद है ना, तो इसलिए उसका एक पर्पज है इसको अलग रखने का, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को सर, तो दिस इज 4,82,000, देन वी हैव 5 लाख एंड वी हैव 5,10,000, इसको अलग रखा है सर, नाउ वी हैव थर्ड वन इज बैड डेब्ट्स, तो अभी 1% है, तो 6 लाख का क्रेडिट सेल का 1%, कई बार टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स अलग होगा, कैश सेल्स अलग होगा, तो वो ध्यान रखना क्रेडिट सेल्स पे ही कैलकुलेशन होगी जो भी होगी सर, तो बैड डेब्ट्स इज 6,000, देन वी हैव कितनी सेल्स हैं 6,30,000 इंटू 1.5%, दिस इज 9,450, चेक कर लीजिए सर, देन 2%, तो 6,48,000 इंटू 2% इज 12,960, ठीक है, देन वी हैव हाउ मेनी सेल्स, वी हैव 675 इंटू कितना है आपके पास 3% इंटू 3%, दिस इज योर 20250, 20250, and the last one we have how much sales, we have 6,90,000 into how much is the bad debts, 4% sir, 27,600, खत्म, तो you will get your expected profit sir, आपको क्या मिल जाएगा आपका expected profit, expected profit 1 minus 2 minus 3 sir, 1 minus 2 minus 3, this is a how much, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ सर, 1 minus 2 minus 3, 6 lakhs minus 4,50,000 minus 6,000 and this is your 1,44,000, on the same ground 630 minus
4,70,000 minus 9,450. This is 150,550. Then we have 648 minus 4,82,000 minus 12,960, and this is 1,530,40. $154,750. And the last one, 690. $152,400. ए पॉइंट आ गया. बी पॉइंट आपके पास क्या है? दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसका वर्किंग नोट बना देंगे. ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? तो जब भी टोटल कॉस्ट अप्रोच आएगी तो आप इसी तरह से फॉलो करना सर फॉर्मेट को. आपका कभी गलती नहीं होगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर. तो वी हैव टू प्रिपेयर द अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और लास्ट में फाइनली यू विल गेट द नेट बेनिफिट. और नेट बेनिफिट क्या होगा? नेट बेनिफिट क्या होगा? ए माइनस बी. चेक करिए, खत्म. नेट बेनिफिट इज ए माइनस बी सर. चेक कर लीजिए. आया मजा सर थोड़ा? तो बनाए सर इसका वर्किंग नोट सर. तो पहले मुझे वहां पर अमाउंट ऑफ डेटर निकालना पड़ेगा, और तब हम उसकी क्या निकालेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक समझ जाओ, फिर आप सारी पॉलिसीज के निकाल दोगे. तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट? निकाला था ना सर हमने, ये रहे सर. इसी का अमाउंट ऑफ डेटर सेट कॉस्ट निकालेंगे, और फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे. बस यही तो इंपॉर्टेंट है सर. This is the important one. 4,50,000 is the total amount of fixed cost and variable cost. उससे हम amount of debtors निकालेंगे, divide by 360 into debtors collection period 30. This is the amount of debtors. ये आपके पास क्या आ जाएगा? Amount of debtors, और उसकी क्या कर देंगे? Opportunity cost. Opportunity cost कितनी है? 20% is given in the question sir. चेक कर दीजिए सर. तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स. ठीक है, अब निकाल दो सर पॉलिसी. ये कितना है? 4,70,000 डिवाइड बाय 360 इंटू कितना क्रेडिट पीरियड है? 40, और इसका 20% सर. पॉलिसी बी कितनी कॉस्ट है? 4,82,000. देख लो सर, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट 482, 5,10,000 कर देंगे सर पर डे इंटू. अब कितना क्रेडिट पीरियड है? 50 इंटू 20%. देखो ना सर, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, और उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है? 20%. सी पॉलिसी 5 लाख, and this is 60, and the last one D, $75, और इसका 20%. तो पहले मुझे एक बार जल्दी से कंफर्म करो कि इस क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है?
अगर डाउट है अभी पूछो सर, क्योंकि आगे क्वेश्चन सारे ऐसे ही मिलने वाले हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी, अदरवाइज सब कुछ यही है सर इस चैप्टर में सर। एंड दिस इज ओनली द सिंगल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और उसी के अंदर ही आपको छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स आपको अलग अलग मिलेंगी सर। प्लीज कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी। तो जल्दी से अगर आपकी कोई क्वेरी है जल्दी से पूछिए, एंड वी विल क्लोज दिस। एंड दिस इज 7500। वन जीरो ट्रिपल फोर। लो जी सर, आ गई सर, लिख देंगे सर अपॉर्चुनिटी, और उससे क्या आ जाएगा नेट बेनिफिट, उससे क्या निकल के आ जाएगा नेट बेनिफिट। 7500, 10344, 13389, 16667 एंड 21250 सर, आ जाएगा नेट बेनिफिट 7500। दिस इज 136,500 net benefit. Then 150,550 minus 10444, 140,106, 153,040 minus 13389, 139,651, 138,083। चेक कर लीजिए सर। ठीक है, तो किसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, ये रहा सर। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, कितना सेलेक्ट करेंगे, 40 डेज। तो डिसीजन लिख के आ जाए, डिसीजन। तो ये कौन सी पॉलिसी है, ए पॉलिसी है, तो लिख देंगे द प्रपोज्ड पॉलिसी ए इज सेलेक्टेड as net benefit is maximum in this case। इसको लिखने के 1 मार्क्स हैं सर। ठीक है, तो वी आर ग्रांटिंग द, कितना हम क्रेडिट देंगे उनको, 40 डेज। वी आर ग्रांटिंग द क्रेडिट ऑफ 40 डेज। चेक कर लीजिए सर। चेक कर लीजिए सर, खत्म। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट, तो पूछिए सर, मेक इट फास्ट। फिर हम आगे मूव करते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए सर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट, तो बहुत अच्छे से हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो बोलिए सर। ठीक है, चलें आगे सर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, तो बोलिए सर। चलें आगे सर। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में, हाँ इसी क्वेश्चन में बता दो सर, क्वेरी बता दो, क्वेरी क्या है सर। सिंपली वी आर कैलकुलेटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकालोगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और देख लीजिए, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेटर्स एट कॉस्ट निकाल लेंगे, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, एंड दिस इज ऑन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द नेट बेनिफिट। और जिसमें सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे सर। ठीक है, नाउ वी हैव ऑल्टरनेटिव नंबर 2 एंड दिस इज योर इंक्रीमेंटल अप्रोच।
अब इंक्रीमेंटल अप्रोच में सर क्या होगा, कुछ नया नहीं है सर, वी आर सिंपली रिटन द इंक्रीमेंटल थिंग्स, पर्टिकुलर्स, existing A, B, C, D. तो वी विल कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वहां एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल रहे थे, टोटल अप्रोच थी, और यहां पर क्या निकालेंगे, इंक्रीमेंटल। तो पहली बात, एग्जिस्टिंग में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द इंक्रीमेंटल। मैंने लिखने के लिए बता दिया कि भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंटल ही लिखेंगे सर। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं कि वहां पर कुछ आएगा ही नहीं सर, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में तो कुछ आएगा ही नहीं, जो भी स्टार्ट होगा दिस इज फ्रॉम ए। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, इंक्रीमेंटल सेल्स। फर्स्ट, इंक्रीमेंटल सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है सर, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 30, 48, 75, 90, सीधा ही लिख देंगे सर, 30,000, 48,000, 75,000। तो इंक्रीमेंटल टेक्निकली आसान है, दिस इज वन, देन टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो बताओ सर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे निकालोगे। पहली बात, फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीमेंटल आएगा सर, वो तो आएगा ही नहीं, है ही नहीं कुछ। तो जो भी है इंक्रीमेंटल, दिस इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो 30,000 की सेल डिवाइड बाय 3, 10,000 इंटू 2, कितना इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, 20,000 सर। मैं लिख देता हूं एक बार, 30,000, कितनी यूनिट आएंगी, 10,000, और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, 2। तो इंक्रीमेंटल सेल से क्या निकाल दी, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट 20,000, 48,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, एंड दिस इज 32,000 incremental variable cost, 75,000 divided by 3 into 2, and this is 50,000, and 90,000 divided by 3 into 2, and this is 60,000 is the incremental variable cost. Incremental fixed cost तो है ही नहीं सर, तो you will get total incremental cost, and this is your 2. First the incremental sales, and second one is your incremental cost sir. ठीक है सर। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपके पास कितना आ गया, कर देंगे सर, 20,000, 32,000, 50,000 and 60,000, खत्म सर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स। तो यहां तो आएगा ही नहीं सर, इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स आपके पास देख लीजिए, इंक्रीमेंटल देख लीजिए, इंक्रीमेंटल सेल्स पे इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स निकाल लो सर। कैसे निकालोगे सर, नाउ दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड, अब 1.5% है। तो आपका सर देख लीजिए 1.5, तो सेल्स आपके पास कितनी आई थी, सेल्स आपके पास कितनी आई थी, जल्दी से बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स। तो पहले थे 1%, 6 लाख इंटू 1%, दिस इज 6,000। अब कितने हैं, 6,30,000 इंटू 1.5% माइनस 6,000, दिस इज 3,450, दिस इज 3,450। तो इसका वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर।
जल्दी से मुझे पहले बताओ कि यहाँ तक क्लियर है नहीं है, फिर बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन पे जाएं सर। बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन पे जाएं सर। बोलिए सर। बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन पे जाएं सर, जल्दी से बताओगे तो फिर तभी बढ़ पाएंगे आगे सर। बोलिए सर जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ सर। तो इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स निकालते हैं सर जल्दी से। तो सेम कैलकुलेशन है सर आपके पास। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बैड डेब्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल बैड डेब्ट्स आपके कितने हैं, क्योंकि ये पूरे पे ही कैलकुलेट होंगे। 1.5 दिस इज ऑन ऑल द अमाउंट। पहले था 1% 6 लैक्स पे, अब 1.5% है 6,30,000 पे सर। तो इसलिए आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन पहले 6,000 था, वो तो कंफर्म हो गया। अब देख ले 6,30,000 इंटू 1.5% माइनस 6,000 एंड दिस इज 3,450। ठीक है, फिर अगले में आपके पास कितना होगा, कितना सेल्स इंक्रीज हो रहा है, 48,000। 6,48,000 इंटू रेट कितना था आपके पास 2% इंटू 2%, और एग्जिस्टिंग आपके पास कितना था 6,000 माइनस 6,000, तो कितना हो गया 6,960। ठीक है, बेस से निकालेंगे। बेस में कितना था 6,000 था सर। नाउ वी हैव 6,75,000 इंटू 3% minus 6,000 and incremental is 14,250, and the last one we have 6,90,000 into कितना रेट है 4% है सर। 4% into 4% minus 6,000 and this is 21,600 सर। तो what is your incremental benefit सर? इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपके पास आ जाएगा सर। यू विल गेट योर इंक्रीमेंटल बेनिफिट सर। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो देख लो सर। इंक्रीमेंटल बेनिफिट यू हैव 1 minus 2 minus 3, 1 minus 2 minus 1 is this, 2 is this incremental cost and incremental bad debts। तो कितना आ जाएगा सर 30,000 minus 20,000 minus 3,450 and this is 6,550। then we have 48 minus 32, 9,040, and we have 75 minus 50,000 minus 14250, 10750, and the last one is 90,000 minus 60 minus 21, 8,400। अब यहाँ पर देख लीजिए, कैलकुलेट कर देंगे। दिस इज इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक कर लीजिए सर। इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये हमारा क्या है बी और ये हमारा क्या था ए सर। अब इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए सेम वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर बनाया सर। एग्जिस्टिंग में था 7,500 और यहाँ पर था 10400, तो 104,444 माइनस 7,500 2,944, कितना आ जाएगा 2,944 सर। तो सेम वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा सर, कोई नई चीज़ नहीं है सर। अगले में देख लीजिए, नेक्स्ट आपके पास 13389 माइनस 7,500, दिस इज 5,889। इंक्रीमेंटल इज 5,889। बेस से ही बनाएंगे सर, याद रखना बेस से ही कंपैरिजन होगा सर।
देन नेक्स्ट आपके पास देख लीजिए 1,667 minus 7,500 and this is 9,167. And the last one we have 21,250 minus 7,500 13,750. You will get the incremental benefit, sir. A minus B, sir. कर देंगे सर A minus B. 6550 minus 2944. तो incremental net benefit is 3606. 9040 minus 5889. This is 3151. 1583 and 5350. Incremental benefit is negative, sir. तो किसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है सर? देख लो, पॉलिसी ए में ही है, सेम डिसीजन है सर. द प्रपोज पॉलिसी ए इज सेलेक्टेड एज इंक्रीमेंटल बेनिफिट इज मैक्सिमम. द प्रपोज पॉलिसी ए is selected as incremental benefit is maximum. चेक कर लीजिए सर. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, बोलिए सर. अब आप सर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर का सर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. दिस इज फ्रॉम योर स्टडी मैट एंड ऑल्सो फ्रॉम योर मॉक टेस्ट पेपर May 2025 सर. देखिए सर, XYZ Corporation is considering relaxing its present credit policy and it is in the process of evaluating the two proposed policy. Currently the firm has an annual credit sales of 50 lakhs. तो credit sales आपके पास कितनी है? 50 lakhs. And accounts receivable turnover ratio is 4 times a year. तो आपको यहाँ पर debtors turnover ratio दे दी 4 times. तो what is your collection period? 360 divide by 4. तो 90 days आ जाएगा आपके पास. The current level of loss of bad debts is 1,50,000 and the firm is required to give a return of 25% of the investments in the new account receivables. This is your opportunity cost. The company's variable costs are 70% of the selling price. Identify which of the better option. Annual credit sales, present policy, debtors turnover ratio and bad debt losses. ये रहे सर. प्रपोज पॉलिसी 1 एंड प्रपोज पॉलिसी 2 और वहां पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपको दे दिया है एंड द बैड डेट लॉसेज आपको दे दिए हैं सर. ठीक है. एंड अपॉर्चुनिटी लॉसेज ऑफ 25% और वेरिएबल कॉस्ट है. यहां पर क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट है? क्वेश्चन में क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट है सर? फिक्स कॉस्ट आपके पास नहीं है सर. चेक करिए, फिक्स कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में नहीं है. तो मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चेक करिए सर. क्वेश्चन नंबर 53 अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर. स्टेटमेंट शोइंग द evaluation of debtors policy. तो वी आर इवेल्युएटिंग द डेटर्स पॉलिसी सर. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होगी? वेरिएबल कॉस्ट पे. वी हैव पर्टिकुलर्स. वी हैव पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी 1 and 2 सर. ठीक है. तो वी हैव प्रेजेंट पॉलिसी, we have policy 1 and policy 2.
ठीक है, तो अभी प्रेजेंट पॉलिसी में कितने डेज हैं? 90 डेज है। प्रपोज पॉलिसी में कितना है? 3 टाइम्स, तो 360 डिवाइड बाय 3, 120 डेज। एंड द लास्ट वन वी हैव 2.4, 360 डिवाइड बाय 2.4, 150 डेज। चेक कर लीजिए सर। चेक करिए सर, ये आपका देख लीजिए बन गया। अब इसको पूरे को कैलकुलेशन कर देंगे। कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे आपको सर, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक दो नई एडजस्टमेंट आपको दिख सकती हैं, बस यही होगा सर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एनुअल सेल्स, तो करंट में आपके पास कितनी थी? 50 लैक्स, 60 लैक्स, 6750। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 70%, 35 लैक्स, 42 लैक्स, 47,25,000। बैड डेप्स, बैड डेप्स आपको क्लियरली दे रखा है 153 लाख 450। तो वी हैव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है सर, आ गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही तो कैलकुलेट करनी है सर बस। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना देंगे सर। तो ये मेरे पास ए आ गया सर, दिस इज ए, एंड नाउ वी हैव बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कुछ है ही नहीं सर। नेट बेनिफिट ए माइनस बी बना दो सर, वर्किंग नोट नंबर 1 सर। ठीक है, तो देखिए सर, तो ये मैंने कैलकुलेट ही कर लिया पहले ही, 90 डेज, 120 डेज एंड 150 डेज ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो प्रेजेंट पॉलिसी में व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ डेटर्स? सबसे पहले प्रेजेंट पॉलिसी, बहुत सिंपल है सर। प्रेजेंट पॉलिसी में आपके पास देख लीजिए, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35, यहाँ 42 है और यहाँ 4725 है, तो 35 लैक्स इज योर वेरिएबल कॉस्ट। पर डे का कितना हो गया? और कितनी पॉलिसी है? 90 डेज। दिस इज योर अमाउंट ऑफ डेटर्स, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 25%। निकाल देंगे, तो 35 लैक्स डिवाइड बाय 360 इंटू 19, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स, और इसका 25% कितना आ गया? 218,750। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खत्म सर। दिस इज योर प्रेजेंट पॉलिसी व्हेन वी हैव पॉलिसी 1,
पॉलिसी 1 में कितना डेज है सर आपका? कलेक्शन पीरियड कितना है? 120 डेज है सर, 120 डेज। तो कर देंगे। कितना वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 42 lakhs। तो वी हैव 42 lakhs डिवाइड बाय 360 इंटू दिस इज 120 डेज, और इसका कितना लेना है? 25% लेना है सर। एंड दिस इज 3,50,000 सर, 3,50,000 सर, 3,50,000, 3,50,000 sir. And we have policy 2. पॉलिसी 2 में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 47,25,000 एंड डेज आर 150 डेज। 47,25,000 पर डे का कितना हो गया? 360 इंटू 150 डेज, और इसका कितना लेना है? 25%। कितनी आ गई सर? दिस इज 4,92,188। लो जी सर, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, खत्म सर। तीनों लिखो, आंसर आ जाएगा सर। तो you will get the net benefit. How much? 11,31,250. This is your 11,50,000 net benefit, and 15,75,000 minus 492,188, 10,82,812. तो कौन सा सबसे बेस्ट है? We have policy 1। डिसीजन लिख के आना पड़ेगा, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे सर। चेक कर लीजिए सर पूरा, एक एक पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है सर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। द प्रपोज्ड पॉलिसी 1 should be adopted since net benefit is maximum in this case। हो गया सबका? चेक कर लीजिए सर। चलें आगे सर, आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सिंपल है। 55 56 करिए सर। क्वेश्चन नंबर 56 सर, ठीक है। PQR लिमिटेड हैविंग एन एनुअल सेल्स ऑफ 30 lakhs। तो अभी एनुअल सेल्स कितनी है? 30 lakhs, एंड इज रिकंसिडरिंग इज प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी। तो दे आर reviewing their present collection policy. At present, the average collection period is 50 days and the bad debt losses are 5%. The company is incurring an expenditure of 30,000 on account of the collection of the receivables. So they are incurring the admin cost of 30,000 and the cost of fund is 10%. The alternative policy is alternative 1, alternative 2, and now अभी currently आपके पास 50 days है। अब देखो उल्टा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज रिवर्स्ड।
Now they are going to reduce the collection period to 40 days and 30 days. Bad debt losses 4%, 3%. अभी कितना था? 5%. कलेक्शन एक्सपेंसेस यहाँ पर 30,000 थे, बट यहाँ पर 60,000 एंड 95,000. इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल अप्रोच. सर अब देखो यहाँ पर इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो करना है, एंड विच ऑल्टरनेटिव इज मोर बेनिफिशियल. ठीक है, तो वी शुड फॉलो द इंक्रीमेंटल अप्रोच ओनली. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. स्टडी मैच. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. अब वहां पर पहले क्या हो रहा था, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही थी, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स आई थी. अब सेविंग होगी, अब सेविंग होगी क्योंकि रिवर्स सोच रहे हैं हम. ठीक है, पहले 50 डेज था, 40 डेज 30 डेज ये कर रहे हैं, तो यहां पर टेक्निकली क्या होगी, सेविंग्स होगी. तो देखिए सर क्वेश्चन में, एंड दिस इज योर इंक्रीमेंटल अप्रोच. वी शुड फॉलो द इंक्रीमेंटल अप्रोच, वो भूलना मत सर. पर्टिकुलर्स. क्या प्रेजेंट पॉलिसी में कुछ आएगा? कभी नहीं आएगा, वो सिर्फ क्योंकि इंक्रीमेंटल अप्रोच है. ऑल्टरनेटिव 1 एंड वी हैव ऑल्टरनेटिव 2 सर. सिर्फ बताने के लिए लिख देता हूँ सर मैं, इसलिए कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सर. तो प्रेजेंट पॉलिसी में वी हैव 50 डेज, और ऑल्टरनेटिव 1 में 40 एंड देन 30 सर. तो क्या हो रहा है सर, सेल्स में कोई इंपैक्ट है? कोई चेंज नहीं है सर, सेल्स में कोई चेंज नहीं है, वो 30 लाख ही है सर. चेंज किस में आ रहा है? एक तो बैड डेब्ट्स में, तो सेविंग इन बैड डेब्ट्स हो गया सर. ठीक है, साथ में मेरी कलेक्शन पीरियड कम हो रहा है, तो मेरी क्या होगी, सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और साथ में मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं 30,000, एंड यहां से कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे 30,000 एंड दिस इज देख लीजिए 65,000. ठीक है, तीन ही तो चीज आनी है बस. सेल्स के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं है सर, सेल्स तो वहीं की वहीं है. तो सबसे पहले व्हाट इज इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स? बेनिफिट है सर, वर्किंग नोट बना देंगे इसके लिए. दूसरी चीज यहां पर क्या आएगी, इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव भी तो हमारा बेनिफिट है, वर्किंग नोट नंबर 2. और इसमें से क्या लेस कर दोगे सर, इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर. अब वो तो हमें पता है सर, कितना है, 30,000 है सर, और यहां पर कितना है, 65,000. ये तो हमें ऑलरेडी पता है सर, बस दो ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट द नेट बेनिफिट सर. नेट बेनिफिट आपके पास आ जाएगा सर. ठीक है, चेक कर लीजिए पहले, ये तीन चीजों पे ही काम करना है इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है सर. डन, यहां तक करें. वर्किंग नोट बनाए सर, वर्किंग नोट नंबर 1, एंड दिस इज सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स. सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स सर, प्रेजेंट. पहले 30 लैक्स पे था 5%. ऑल्टरनेटिव 1 में सेल्स वही है सर, 30 लैक्स पे अब कितना है, 4%. और ऑल्टरनेटिव 2 में सेल्स वही है सर, बट वी हैव ओनली 3%. 1,20,000 and 90,000.
तो यहाँ पर कितनी सेविंग है सर? 30,000। और यहाँ पर कितनी सेविंग है? 60,000। लिख देंगे सर, खत्म सर, खत्म पहला एडजस्टमेंट। नाउ वी हैव वर्किंग नोट नंबर 2 सर, एंड दिस इज योर सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स। तो पहले ज्यादा ब्लॉकेज था, अब कम ब्लॉकेज है। प्रेजेंट पॉलिसी सबसे पहले निकालो, प्रेजेंट पॉलिसी में सर तीनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर उससे इंक्रीमेंटल निकाल देंगे। अब देखो क्वेश्चन में कहीं वेरिएबल कॉस्ट है, कहीं फिक्स कॉस्ट है। जल्दी से चेक करो क्या कोई वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, मुझे बताओ जल्दी से। वेदर वी आर हैविंग एनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो मेरी मजबूरी है किस पे निकालना पड़ेगा? सेल्स पे। किस पे निकालना पड़ेगा? सेल्स पे। तो व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ डेटर्स? दिस इज ऑन सेल्स पर डे इनटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड। यही होता है सर। 30 lakhs डिवाइड बाय 360 into 50। तो व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ डेटर्स? डेटर्स कितने आ जाएंगे? 4,16,667 और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी सर? 10%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑफ 10%। ठीक है सर, खत्म हो गया सर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई सर? दिस इज 4,16,667। खत्म। तो दिस इज अंडर द प्रेजेंट पॉलिसी। ऑन द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट फॉर ऑल्टरनेटिव 1 सर। अगेन 30 lakhs into, अब नाउ द ब्लॉकेज ऑफ फंड इज ऑफ 40 days और उसका 10%। अब तो निकाल देंगे सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। दिस इज 33,333। खत्म। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 सर। $30,000, 25,000 सॉरी, 24,999 आ रहा है तो 25,000। खत्म। इंक्रीमेंटल बता दो कितनी है? अभी कितना है? अभी कितना है आपके पास? 4,166,667 4,1,667 माइनस 3,333 एंड दिस इज 8,334 सर, 8,334। and the next one we have 4,1,667 minus 25,000 1,667 sir. 16,667। तो व्हाट इज योर नेट बेनिफिट सर? इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट कितना हो गया सर? 8,334। और यहां पर कितना हो गया सर? 11,667। तो बेटर कौन सा है? ऑल्टरनेटिव 2। बेटर आपके पास क्या है? ऑल्टरनेटिव 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट विच ऑल्टरनेटिव इज मोर बेनिफिशियल। कौन सा बेनिफिशियल है? ऑल्टरनेटिव 2। तो फ्रॉम द एनालिसिस it is apparent that alternative 1 has benefit of 8,334 and alternative 2 has a benefit of
11,667 ओवर प्रेजेंट लेवल से ऑल्टरनेटिव 2 हैज ए बेनिफिट ऑफ 3333 देख लीजिए दोनों का डिफरेंस मोर देन ऑल्टरनेटिव 1, hence alternative 2 is more viable. चेक कर लीजिए, ऑल्टरनेटिव 2 इज मोर वायबल सर, चेक करिए सर। चलें आगे सर। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट आपके माइंड में हो तो बताइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 57 सर। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है सर, इस पे लिख लो बैक कैलकुलेशन, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सर। तो इस पे अच्छे से अपने पास लिख लो बैक कैलकुलेशन, और क्योंकि एग्जाम में बैक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ सीए फाइनल में कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं बैक कैलकुलेशन के हर बार एग्जाम में अब, और सीए इंटर में उन्होंने शुरू कर दिया May 25 से, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ पूरा क्योंकि फाइनल में भी पढ़ा रहे हैं और इंटर में भी। तो ये चीज़ आप समझ लो सर कि अब पेपर डिफ़िकल्ट ही होने वाला है सर, ठीक है। तो वो जो आसान पढ़ा के निकल जाते थे ना फैकल्टीज़, वो फंसने वाले हैं अब। आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा जो एग्ज़ाम कह रहा है सर। वो आसान फॉर्मूला रटा के आप वहाँ तक पहुँच रहे थे सर, वो नहीं चलेगा अब, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो इजी से काम नहीं चलेगा सर, क्योंकि इतना आसान से वो आप पास नहीं कर रहे हैं। वो आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट का लेवल डिफरेंट हो गया, वो फाउंडेशन में रोक रहे हैं, इंटर में रोक रहे हैं, सोच पा रहे हैं ना। तो वहाँ पर रोक रहे हैं तो आराम से पास नहीं करेंगे। और सेकंड ग्रुप में एक ऑडिट है और एक FMSM है, ठीक है। कॉस्टिंग में तो सबको ही पता है फ्री में नंबर बट रहे हैं, ठीक है। तो जो फंसने वाले सब्जेक्ट हैं ये दोनों ही हैं, और उसमें अगर आपने FM में स्कोर कर लिया तो SM ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाएगा सर। बट अगर आप FM में भी स्कोर नहीं कर पाए, SM में तो होगा ही नहीं, फंस जाओगे। सेम ऑडिट में आपको पता ही है कि कभी भी फंस जाता है ऑडिट, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करनी है FM की, SM की, ऑडिट की, जिससे आपका सेकंड ग्रुप कहीं पर रुके ना सर। एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द सेल्स एंड द प्रॉफिट, एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी to increase the sales and profit, the sales manager of the company proposes to sell goods to a group of new customer with a 10% risk of non-payment. तो bad debt कितना हो गया? 10% हो गया सर। this group will require 1.5 month credit. तो वहाँ पर कितना हो गया? 45 days हो गया सर। कितना हो गया? 45 days. 1.5 month is 45 days. ठीक है, 1.5 मंथ में लिखा है तो मंथ ही लेंगे। एंड इज लाइकली टू इंक्रीज द सेल्स बाय 1 लाख। तो इंक्रीमेंटल खुद ही बता दिया उन्होंने, 1 लाख से सेल्स बढ़ेगी। बट वहां पर बेड डेप्ट का रिस्क कितना है? 10%, एंड क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 1.5 मंथ्स। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 80% एंड द इनकम टैक्स रेट इज 50%। द कंपनी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ऑफ 25%। शुड द सेल्स मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड एनालाइज। तो ये तो कर ही देंगे हम। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव है, इंक्रीमेंटल ऑलरेडी सब कुछ इंक्रीमेंटल है, तो इफ नेट बेनिफिट इज पॉजिटिव वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट?
तो मुझे वहां पर क्या निकालना है, व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट्स, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट दैट द कंपनी विल बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 30%, 40% एंड 60%। तो वहां पर मुझे कितना परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट्स वहां पर होगा, अगर मैं, मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है, 30%, 40%, 60%। दिस इज द केस ऑफ बैक कैलकुलेशन। तो वो आपको यहाँ पर, यही स्टार पॉइंट है इस क्वेश्चन में, तो आप हाईलाइट कर लेना, दिस इज द स्टार पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये कभी भी 5-6 मार्क्स में आ जाएगा सर, और लोगों को परेशान करेगा सर, मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57, स्टडी मटेरियल्स कर डालेंगे सर। सबसे पहला तो इवैल्यूएशन कर देंगे। स्टेटमेंट शोइंग the evaluation of the proposal. Statement showing the evaluation of the proposal. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे सर। तो दे आर ऑलरेडी गिवन यू द इंक्रीमेंटल सेल्स, ऑलरेडी इंक्रीमेंटल ही दे दिया है सर। वेरिएबल कॉस्ट इज 80%। तो प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट्स 20,000 माइनस बैड डेब्ट्स 10% है सर, 1 लाख का 10% सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स रेट इज 50%। पैट, अब यहां से बी पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे लगेगी, यहां पर सिर्फ क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, तो किस पे लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट पे सर। तो दिस इज 80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स, और इस पे कितनी लगेगी 25%। कितना हो गया सर, this is the amount of debtors 10,000 and this is 25% is 2,500. So this is your net benefit. Net benefit sir, चेक कर लीजिए सर। और अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तो वी शुड accept the proposal, the sales manager proposal should be accepted। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। नाउ द सेकेंड पार्ट, ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द बैड डेब्ट्स, ठीक है, एंड परसेंटेज बैड डेब्ट्स should be willing to assume if the required return is 30%, 40% and 60%। तो दिस इज द केस ऑफ बैक कैलकुलेशन जो यहां पर आपको आएगा सर। सेकेंड पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग द acceptable degree of risk of non-payment।
acceptable degree of the risk of non-payment. And we have three cases: 30%, 40% and 60%, sir. अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी है? 30, 40 and 60. तो देखिए सर, सेल्स आपकी कितनी थी? 1 लाख. वेरिएबल कॉस्ट 80,000 and 80,000, and this is your profit before bad debts. इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा सर, वो तो सब कुछ सेम रहेगा. अब यहां से बैड डेब माइनस होना है, अब वो उसके वही तो कैलकुलेट करना है सर क्वेश्चन. एक्स एक्स एक्स, वही तो हमें कैलकुलेट करना है सर. यहाँ पर एक्स, यही तो अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है सर. यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कितना होगा? माइनस एक्स, 20,000 माइनस एक्स एंड 20,000 माइनस एक्स. माइनस टैक्स एट द रेट कितना है? 50% है. 50%, 50%, 50%. तो व्हाट इज योर पैट? हाफ हो जाएगा सर. तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 0.5x, 10,000 प्लस 0.5x एंड 10,000 प्लस 0.5x. यही तो होगा सर. माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लीजिए. तो व्हाट इज योर एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ, कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट willing to assume if required rate of return is 30, 40 and 60. तो your net benefit will become 0. तो acceptable degree of, देख लीजिए, तो यहाँ पर नेट बेनिफिट आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर. नेट बेनिफिट 0. तो मैं यही तो निकालना चाहता हूँ कि कितना लेवल तक मैं बैड डेब्ट्स परसेंटेज ले सकता हूँ. देख लीजिए, जिससे मेरा क्या आ जाए? नो प्रॉफिट नो लॉस. नेट बेनिफिट क्या हो जाए? 0. इफ वी हैव ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 30%, 40% एंड 60%. ठीक है. तो डेटर्स हमारे कितने निकल के आए थे? प्लीज चेक करो जल्दी से. अमाउंट ऑफ डेटर्स कितने आए थे? 10,000. तो निकाल देंगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर 10,000 सर, 10,000 इंटू 30%, 3,000. 10,000 इंटू 40%, 4,000. and 10,000 into 60% is 6,000. ठीक है. तो देखिए केस नंबर 1, बैक कैलकुलेशन. केस नंबर 1 बैक कैलकुलेशन, एंड दिस इज द केस ऑफ 30% के केस. क्या हो रहा है सर? इक्वेशन देख लो क्या बन रही है. 10,000 माइनस है सर, माइनस है ये सर. ठीक है. तो दिस इज 10,000 माइनस 0.50x माइनस 3,000 एंड इज इक्वल टू 0. इक्वेशन आपके सामने, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. 7,000 माइनस 0.50x इज इक्वल टू 0. तो x कितना हो जाएगा आपके पास? चेक कर लीजिए. x इज 14,000. x इज 14,000. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट्स? 14% आ जाएगा सर, क्योंकि 1 लाख की आपकी सेल थी सर, into 100, 14%. check करिए सर. this is your 14%. this is your case number 1. on the same way we have case number 2 sir. 40%,
10,000 minus 0.50x minus 4,000 is equal to 0. तो x कितना हो जाएगा? 12,000 सर, और 12%. एंड इन द केस नंबर 3 सर, कुछ डिफिकल्ट नहीं था सर इस क्वेश्चन में. 60% अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो दिस इज 10,000 माइनस 0.50x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0. तो x कितना आ जाएगा आपके पास? चेक लीजिए, 8,000, दैट इज 8%. तो देख लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाएगी. तो केस नंबर 3 में अगर आपके 8% की बैड डेप्ट है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, आप 60% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले सकते हैं. केस नंबर 2 में अगर आपके बैड डेप्ट 12% है तो तब आप वहां पर 40% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले सकते हैं. और अगर वहां पर केस नंबर 1 में आपके बैड डेप्ट 14% है तो ठीक है, आप 30% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले सकते हैं. सर चेक कर लीजिए सर. इफ यू हैव any doubt, any confusion, any point, please check करिए सर. चलूँ आगे सर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बोलिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन तो बोलिए सर. चलें अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर. क्वेश्चन नंबर 58 सर. अगेन स्टडी मैट का क्वेश्चन है सर. स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है सर. Slow payers are regular customer of Goods Dealers Limited, Calcutta, and had approached the sellers for the extension of the credit facility for enabling them to purchase goods from the Goods Dealers Limited. On the analysis of the past performance or on the basis of information supplied, the following pattern of the payment schedule emerges as regards to slow players. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आपको देख लीजिए डेटा दे दिया. देख लीजिए, हैव अप्रोच द सेलर्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एनेबलिंग देम टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द गुड्स डीलर्स. On the analysis of the past performance and the basis the supplier, the following pattern of payment schedule emerges as regarded as slow players. At the end of 30 days, 15% of the bill. At the end of the 60 days, 34% of the bill. At the end of 90 days, 30% of the bill. At the end of 100 days, 20% of the bill. And bad debts आपके पास कितने हो गए? 1%. ठीक है सर. नाउ स्लो प्लेयर्स वांट टू एंटर इनटू द फर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 15 लाख. वो कह रहा है भाई 15 लाख का आपको खरीदना पड़ेगा. चलो ठीक है. डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. हर क्वार्टर के उस पर हम आपको इक्वली बांट देंगे सर. द प्राइस पर यूनिट इज 150 ऑफ हिज प्रॉफिट ऑफ 5 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड. 5 रुपए का प्रॉफिट है तो 145 इज द कॉस्ट. It is anticipated by the good dealers that taking up of this contract would mean an extra recurring expenditure of 5,000 per annum. 5,000 और लग जाएंगे सर. If the opportunity cost of funds in the hands of good dealers is 24% per annum, would you, as finance manager of the seller, recommended the grant of credit to slow players? Working should form part of your answer. Assume the year of 360 days. तो फर्स्ट अगेन वही वी आर इवेल्युएटिंग द प्रपोजल और फिर वहां पर वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. बट अब यहाँ पर वो अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 दिन का है 15% बिल, 60 डेज है 34% बिल, 90 डेज है 30% बिल, 100 डेज है 20% बिल और 1% इज योर बैड डेट. तो थोड़ा सा वो बाइफिकेट कर दिया सेल्स को, अलग अलग डेज में क्या कर दिया, बाइफिकेट कर दिया है सर. ठीक है, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर दिस इज 58. अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन सर. क्वेश्चन नंबर 58 सर. क्लियर है? तो कर देंगे सर. स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पॉलिसी.
particulars, and we have proposed policy. सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सर, क्रेडिट सेल्स 15 लाख है सर, माइनस टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट इज 145. ठीक है, तो 5 रुपए का ही प्रॉफिट वो ले रहा है सर. तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है डिवाइड बाय 150 इंटू 145 सर. चेक करिए सर, चेक करिए सर आपके पास कितना आंसर आएगा. दिस इज योर 14,50,000, 14,50,000 सर, 14,50,000. साथ में फिक्स कॉस्ट भी तो है सर 5,000 माइनस बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स इज 1%, तो 15 लाख का 1% इज 15,000. तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? हाउ मच? तो दिस इज 15 लाख माइनस 14,50,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस खत्म. 30,000 इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब इसमें बस एक चीज और एडजस्ट होनी है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यही यहाँ पर स्टार पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन. इसी का हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर, एंड यू विल गेट द नेट बेनिफिट सर. A minus B sir. Net benefit is A minus B. ठीक है, तो नेट बेनिफिट इज A माइनस B. तो कर देंगे सर, वर्किंग नोट बना दो सर. कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो वी हैव 15% ऑफ द बिल, 34% ऑफ द बिल, 30% ऑफ द बिल एंड 20% ऑफ द बिल. ठीक है सर. कलेक्शन पीरियड थर्टी डेज, 60, 90, 100, 30, 60, 90 एंड 100. टोटल कॉस्ट निकाल लो सर. टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है सर, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट. 14,50,000 प्लस 5,000, और उसका कितना ले लेंगे 14,55,000, और कितना लेना है बिल का 15% इंटू 15%. ठीक है, तो दिस इज क्रेडिट सेल्स एट कॉस्ट. ये क्या निकल के आएगी, क्रेडिट सेल्स एट कॉस्ट. क्रेडिट सेल्स एट कॉस्ट कितना हो जाएगा 14,55,000 इंटू 15%, 21,8250, 2,18,250. देन 14,55,000 इंटू कितना परसेंट है 34%. दिस इज 4,94,700. 14,55,000 इंटू कितना परसेंटेज है 30%. तो दिस इज योर
4,36,500 एंड 14,55,000 into कितना परसेंट है? 20% ऑफ द बिल. तो दिस इज योर 14,55,000 into 20%, 2,91,000. तो दिस इज द क्रेडिट सेल्स एट कॉस्ट. अब इससे क्या निकाल देंगे? अमाउंट ऑफ डेटर्स. कितने कितने दिन है? 30 days, 60 days, 90 days एंड 100 days. तो निकाल देंगे अमाउंट ऑफ डेटर्स. डिवाइड बाय 360 into 30. 4,94,700 डिवाइड बाय 360 into कितना है? 60. 4,36,500 डिवाइड बाय 360 into कितना है आपके पास? 90. एंड 2,91,000 डिवाइड बाय 360 into 100. तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स. अमाउंट ऑफ डेटर्स कितने कितने आ जाएंगे सर? दिस इज 18188. This is your 82450. This is 109,125. And this is 80,833. And the opportunity cost is 24%. Opportunity cost is 24% given in the question, sir. चेक कर लो सर एक बार. Into 24% आ जाएगा सर आपके पास. ठीक है. 18,188 into 24%. 4,365. 82450 into 24% is 19,788. 26190. 19400 सर. चेक कर लीजिए सर. ये आपके पास आ गया सर. तो इनका टोटल कितना हो गया? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया सर? टोटल कर दो इनका. 4365 प्लस 19788 प्लस 26190 प्लस 69743 69743 सर. पुट करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा सर. तो व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 69743. तो व्हाट इज योर नेट बेनिफिट? नेगेटिव. कितना? 39743. तो बताओ सर, प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नो. लिख देंगे डिसीजन सर. The proposed policy should not be adopted since the benefits under this policy are negative. चेक कर लीजिए सर. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट, भाई जो पूछना है पूछिए सर. चलें आगे सर.
तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ट्राई क्वेश्चन 60। ये रहा, सेम है, सेम एज अभी हमने किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 58, सेम एज क्वेश्चन 58 सर। ये अभी किया था हमने, सेम है ये रहा। ये तो कॉपी पेस्ट ही है भाई। ठीक है, सेम एज लिख लो, इस पे 63 पे लिख लो, 63 पे आप लिख लो सर, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 52 सर, सेम एज 52। ठीक है, ये अभी किया था हमने, सेम एज क्वेश्चन नंबर, ये रहा सर, अभी किया है, ये रहा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 56। यही रिपीटेशन है सर सारे, सेम एज क्वेश्चन 56 लो सर। ये भी अभी किया है, सही क्वेश्चन, डेटर्स टर्नओवर बैड डेब्ट्स। ठीक है, होमवर्क में लिखो इसको 65 को। यही है सर, कलेक्शन एक्सपेंस, अभी किया है ऐसा क्वेश्चन, ये रहा सर, सेम 56 जैसे ही है। ये फैक्टरिंग का है, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टरिंग ही करने वाले हैं सर, फैक्टरिंग। ठीक है, ये एक बार ट्राई करके आना, हो कर चुके हैं वैसे हम ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है, फैक्टरिंग। May 23 में एग्ज़ाम के क्वेश्चन एक दो आपको कराऊंगा, वैसे हम कर चुके हैं ऐसा, बस इसमें एक नई चीज़ यही है 1/10 वाला। अब ये मैक्सिमम परमिसेबल ये हट गया है सर, आपके कोर्स में से काट दो इसको। ठीक है सर, अब आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन आप ट्राई कर लो सर। फैक्टरिंग नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर द फैक्टरिंग सर, मेजर पोर्शन वही है हमारे पास, मेजर पोर्शन वही है, फैक्टरिंग ही हमारा मेजर पोर्शन है सर। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, और नहीं हुआ तो विल टेक 1 more hour। ठीक है, 1-1.5 घंटा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल कवर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा सर। थैंक यू वेरी मच, बाय।